नियम है, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है। कब बनेगा अवतल दर्पण? जब पॉलिश कहाँ की जाएगी? उसके बाहर वाले भाग की तरफ की जाएगी। आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, हमें यह मानना है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से किरणें क्या होगी, परावर्तित हो रही है। यानी हमें जहाँ से देख रहे हैं वहाँ हमें चेहरा दिखाई दे रहा है। तो जब हम उभरे हुए भाग, दो भाग होते हैं, ये उभरा हुआ, ये अंदर से धंसा हुआ भाग, जब उभरे हुए भाग की तरफ से देखेंगे हम, तो जो दर्पण बनेगा वो दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। यानी ऊ से क्या होगा? उभरा हुआ भाग। यानी परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से अगर होता है, यहाँ से अगर परावर्तन हो रहा है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं अंदर से पॉलिश की हुई, यहाँ से देख रहे हैं, तो जो ये दर्पण होगा, ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उसके विपरीत याद रह जाएगा अवतल दर्पण। यानी ये उभरे हुए भाग से होता है, तो यहाँ से दूसरे के अंदर क्या होगा? अवतल दर्पण के अंदर जो किरणें कहाँ से होगी? अंदर धंसे वाले भाग से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये हमने अवतल दर्पण के बारे में बात की। अगर इस अवतल दर्पण के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के अंदर क्या होगा? सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। यानी हम जितनी भी दूरियों का मापन करेंगे, यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ, बिंब कहाँ, कितनी दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, जो ये सब दूरियाँ मापन होगी, कहाँ से मापन होगी? ये उसका क्या कहलाता है? ध्रुव। यहाँ से हम क्या करेंगे? उस दूरियों का मापन करेंगे। ये अक्ष यहाँ मानेंगे, यहाँ से देखेंगे कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ से इधर चलेंगे तो कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ से नीचे चलेंगे। यानी जो भी दूरियां नापनी है उसका केंद्र कहाँ रखेंगे? उस ध्रुव केंद्र को मानेंगे। दूसरा हमारे पास होगा आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक माना जाता है। यानी हम आपतित प्रकाश की दिशा के अंदर अगर चलेंगे तो उस दिशा के अंदर जो भी किरणें होगी, जो भी दूरियां होगी, जहाँ से दूरी को मापेंगे उस दूरी को हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे अब इस दर्पण की बात कर रहे हैं, इस गोले दर्पण के अंदर किरणें कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ से ही प्राप्त होगी, यहाँ से ही किरणें परावर्तित होगी। यानी किरणें की दिशा कौन सी होगी? इस प्रकार से दिशा होगी, इस दिशा के अंदर किरणें जा रही है, तो इस दिशा के अंदर अगर हम चलेंगे तो वह दिशा या वह जो एक्सिस होगी, वह दूरी होगी, वह हमेशा क्या ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी। दूसरी हमने परिभाषा पढ़ी। अगली बात करते हैं, अगर इसका विपरीत देखें कि अगर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा के अंदर चले तो दूरियों को हम क्या लेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है। यानी हमारे पास इस प्रकार से आपतित किरणें यहाँ से टकरा रही हैं। अगर हम इस दिशा के अंदर चले, यानी उस आपतित किरणें की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर चले, तब हम इस जो दूरियों का मापन करेंगे वो दूरी क्या ली जाएगी? ऋणात्मक दिशा के अंदर या ऋणात्मक मानी जाएगी। अगली चिन्ह परिपाटी को देखें। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक
ले जाती है। यानी हमारे पास ये मुख्य अक्ष है, इससे मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलने पर ये जो दूरियां होगी वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ली जाएगी। अगला बात करें मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। यानी हम इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ से इस प्रकार नीचे की तरफ अगर चलते हैं, किसी दूरियों का मापन करना हो, कोई बिंदु हो रखा हो, यहाँ से हमें नापना हो कि नीचे कितनी दूरियां पर है, तो मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरियां हम नापेंगे वह दूरियां किसके अंदर ली जाएगी, ऋण आवेश या ऋणात्मक ली जाए मानी जाएगी। तो देखिए वापस बता देता हूँ, जो भी दूरियों का मापन होगा कहाँ से किया जाएगा, ध्रुव से किया जाएगा। दूसरी बात है आपतित प्रकाश की दिशा के अंदर चलेंगे, अगर आपतित प्रकाश इस प्रकार से आपतित आ रहा है तो इसी दिशा के अंदर जो भी दूरियां होगी हमेशा क्या ले जाएगी, पॉजिटिवली रह जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर कोई बिंदु है, हमें नापना ये कहाँ पर है, तो पहली सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी, यहाँ से नापेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर है ये। अब चल कहाँ से रहे हैं, यहाँ से ध्रुव से चलकर उस बिंदु पर जा रहे हैं, किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, जिस दिशा के अंदर आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश आएगा उसी दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो भी दूरी होगी वो दूरी क्या कहलाएगी, प्लस आप के अंदर आएगी। यानी हमेशा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर में तो 4 प्लस के अंदर आएगा। आगे बात समझ में। दूसरा, आपतित प्रकाश विपरीत दिशा के अंदर दूरियों को क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। जैसे प्रकाश इस दिशा के अंदर आपतित हो रहा है, अगर मैं यहाँ से कोई, मुझे ये बिंब है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, मुझे इस वस्तु का मापन करना है, कितनी दूरी पर रखी हुई है दर्पण से, तो उस दर्पण का मापन करने के लिए हमेशा दूरियाँ कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। तो ध्रुव से चलेंगे हम यहाँ से उस बिंदु तक, यहाँ से उस बिंदु तक चले। कैसे चले हम, प्रकाश किरणें तो ऐसे आ रही है, हम उसके विपरीत दिशा के अंदर चले। जब विपरीत दिशा के अंदर चले तो जो दूरी होगी, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या आएगी, नेगेटिव के अंदर गिनी जाएगी। अगला, आपतित प्रकाश के अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी हमेशा क्या ले जाएगी, धनात्मक ले जाएगी। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरियाँ क्या ले जाएगी, धनात्मक। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितनी भी वस्तु है वो इस प्रकार यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये मुख्य अक्ष के क्या हुआ है, ऊपर की तरफ ले रहे हैं हम, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ लगे तो ये दूरियाँ क्या ले जाएगी, पॉजिटिव ले जाएगी। जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी हो वो क्या ले जाएगी, प्लस के अंदर आएगी। अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ चलेगी तो दूरियाँ क्या होगी, ऋणात्मक होकर। जैसे यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, 4 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, -4। समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार ये चिन्ह परिपाटी है। बोर्ड के अंदर कोई डायरेक्ट प्रश्न इससे नहीं पूछ जाएगा कि ये चिन्ह परिपाटी को समझाइए। यहाँ ये इसका मतलब है आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो घटनाएं देखेंगे, उसके अंदर इन चिन्हों का ध्यान रखा जाएगा कि अगर हम दर्पण से किस दिशा के अंदर चले तो कौन सी दूरी लेंगे, कब नेगेटिव रखेंगे, कब पॉजिटिव रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। हमने सबसे पहले समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। अब गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब के क्या क्या नियम होते हैं उसको हम देखते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, यानी गोलीय दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनेगा उसको किन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहला नियम क्या होगा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात वह हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब गुजरती हुई प्रतीत होती है कैसे, देखिए हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे। पहले ले रहे हैं हम अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण की अगर हम जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसके अंदर गोलीय दर्पण के अंदर क्या क्या परिभाषा अगर सभी डिनोट करें तो क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र सी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसका जो फोकस बिंदु कहाँ पर होगा, अभी हम बात करेंगे कहाँ पर ये फोकस बिंदु ही प्राप्त होगा। ध्रुव कहाँ होगा इसका, ये पी। ए और बी ये क्या होगा, इसका द्वारक। किरणें कहाँ से प्राप्त होगी, जहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, इस भाग से प्राप्त होगी, क्योंकि बॉल इसके आगे है, बाहर की तरफ की हुई है। तो जब किरणें यहाँ से परावर्तित होती है तो हमने पहला नियम है परावर्तन या प्रतिबिंब निर्माण का, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। यानी यह जो किरणें होगी, यहाँ से जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो यहाँ से टकराने के पश्चात या आपतन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। आगे बात समझ में, ये हमारे पास मुख्य अक्ष के इसके समांतर अगर जो भी किरणें आएगी वो टकराने के पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से निकलेगी। ये बात हो गई अवतल दर्पण के बारे में। अगर उत्तल दर्पण के बारे में देखें हम, इसके अगर आंतरिक भाग की तरफ फोकस कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस उत्तल दर्पण की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अब ये किरणें क्या होगी, आपतित होगी। परावर्तन के नियम पढ़ा हमने, क्या होगा, वापस ये क्या करेगी, उसी माध्यम के अंदर लौट जाएगी। अब ये मिल कहाँ रही है, कहीं मिल भी तो नहीं रही है। तो इस जो आपतन के पश्चात जो किरण परावर्तित हुई है उसको मैं अगर पीछे की तरफ मिलाऊं तो ऐसा लगेगा है कि कुछ बिंदु से निकल रही है। आ रहा है बात समझ में, इस किरण को मैं पीछे की तरफ मिलाऊं तो ऐसा प्रतीत होगा, क्या करेगा, ये किसी बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु। पढ़ा है हमने, जिस बिंदु से गुजरती है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का क्या है, फोकस बिंदु। तो पहला नियम हमारे पास हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है तथा गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा फोकस बिंदु। दूसरा नियम क्या कहेगा, अगर कोई किरणें फोकस बिंदु से गुजरती है, जैसे मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आ गई, कहाँ से गुजरी है, ये फोकस बिंदु से गुजरी है, तो फोकस बिंदु से गुजरने के पश्चात क्या होगी, ये वापस परावर्तित भी होगी। तो परावर्तन कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमारे पास ये मुख्य अक्ष के इसके समानांतर हो जाएगी। ये बात हो गई किसके अंदर, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के अंदर देखें हम,
यहाँ क्या होगा, अगर कोई किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक कोई किरण आपतित करवा रहा हूँ, यहीं से आपतित होगा। अब ये कहाँ से निकलेगी, ये फोकस बिंदु से, या ऐसे फोकस बिंदु से क्या होगी, निकलती हुई प्रतीत होगी। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आई बार बस समझ में। दूसरा नियम वापस देखिए, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण है, ये फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। या ऐसे कहे, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण है, ये ऐसे मान लो ऐसी किरण है तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही, हमें ऐसा लग रहा है ये कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो फोकस बिंदु से गुजरने हुई प्रतीत होने वाली किरणें टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं या इसका नियम पढ़ेंगे। से गुजरने वाले वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, पुनः उसी दिशा के अंदर लौट जाएगी। अभी हमने पढ़ा हुआ है वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है, कौन सा दर्पण होगा, अब तो पता चल गया होगा, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ बनाया था मैंने, यहाँ पर बनाया था वक्रता केंद्र, ये वाला, ये वक्रता केंद्र। किरणें कहाँ से प्रवृत्त होगी, पॉलिश हमने बाहर की तरफ कर दी तो जो किरणें होगी यहीं से प्रवृत्त होगी, यहीं से टकराएगी, वापस जाएगी। तो अगर यहाँ से कोई किरणें कहाँ से निकल रही है, ये वक्रता केंद्र से निकल रही है, तो वक्रता केंद्र से निकलने वाली किरणें टकराएगी, ये यहाँ से गई, टकराने के बाद क्या होगी, वापस उसी वक्रता केंद्र बिंदु से होकर वापस निकल जाएगी या उसी दिशा के अंदर लौट जाएगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण के बारे में बात करें। ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र होगा। अब वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी हम एक ऐसी किरण है, क्योंकि अंदर की तरफ से तो परावर्तित किरणें हो नहीं सकती, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होगी, है पॉलिश की हुई है, तो जो टकराएंगे कहाँ से टकराएंगे, बाहर की तरफ से। तो ऐसा लगेगा हमें कि यहाँ से अगर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें या प्रतीत होती हुई किरणें वापस क्या होगी, उसी माध्यम के अंदर, उसी दिशा के अंदर क्या करेगी, लौट जाएगी। यानी अगर हम उत्तल दर्पण पर कोई किरण जा रही है जो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, हमें वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो वापस क्या होगी, ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा के अंदर या वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के परावर्तन के 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरे हमने परिभाषा पढ़ी थी या नियम पढ़ा था कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी, या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरी हमने परिभाषा या नियम पढ़ा था, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता के अंदर अथवा उसी दिशा के अंदर लौट जाती है। ये 3 नियम में बहुत काम आने वाले, आगे जो बात करेंगे इसके अंदर किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, तब इन तीनों नियमों का हमें ध्यान रखा जाएगा। अब एक हल्का सा बात कर रहे हैं, अभी हमने बात कर पढ़ा है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब निर्माण होता कैसे है। जैसे कोई भी हमारे पास दर्पण है, समतल दर्पण मान लीजिए, गोले दर्पण मान लीजिए, कैसा भी दर्पण मान लीजिए, प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से क्या करेगी, बहुत सारी किरणें निकलेगी, ये किरणें निकलेगी। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किसी दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है,
आ गई बात समझ में। अब इतनी किरणों को नहीं लेके हम जैसे अगर समझने के लिए सिर्फ एक दो किरण के अंदर बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से क्या करेगी, दो किरणें निकल रही है, एक ऐसे एक ऐसे, बहुत सारी किरणें निकल सकती हैं। हम सिर्फ प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, समझ रहे थे प्रतिबिंब कैसे। ये एक दर्पण है, दर्पण है तो मतलब एक तरफ पॉलिश करी जाए, ये एक पॉलिश कर दी, समतल दर्पण है, एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, यानी इधर से क्या होगी, किरणें परावर्तित होगी, हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस बिंदु का चित्र वापस बन रहा जब वो दिखाई देगा। तो यहाँ से जो किरणें निकलेगी वो इस पर टकराएगी, परावर्तन का नियम पढ़ा हुआ है, टकराने के पश्चात वापस लौट जाएगी। दूसरी, ये भी क्या करेगी, टकराने के बाद क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों किरणों को मैं पीछे की तरफ मिलाऊं, मिल रही है, यानी ये दो किरणों को अगर मैं वापस पीछे की तरफ मिलाऊं तो क्या मिलेगी, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक नहीं मिल रही, हमें को पता नहीं मिल रहा है क्रॉस, हमें क्या कर रहा है, मिलाना पड़ रहा है, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो इस बिंदु है उसका दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, जितनी दूरी पर है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ मेरे पास मैं कोई हाथ उठा रहा हूँ, ये मान लीजिए वस्तु है तो ये हाथ ही मेरे पास, तो इसका प्रतिबिंब वापस दर्पण के अंदर कहाँ बनेगा, हाथ ऐसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये क्या बनेगा, बिंब है हमारे पास, कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, इन यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये प्रतिबिंब में से क्या दिखाएगा, आभासी दिखाई देगा, यानी ये वास्तविक नहीं दिखाई दे रहा है, ये आभास हो रहा है। उसका जो बिंब है, ऐसा कैसा बिंब अंदर बन रहा है, इसका क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो इस प्रतिबिंब को क्या बोला जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा प्रतिबिंब होता है एक वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब से हमेशा क्या तात्पर्य है, जब ये किरणें वास्तविक रूप के अंदर कहीं पर मिलती हुई हमें दिखाई देगी। जैसे गोलीय दर्पण के अंदर बात करें, ये एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ से कोई वस्तु रख दी, वस्तु रख दी यहाँ से। अभी हमने नियम पढ़े हुए हैं, वस्तु से मान लीजिए किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। बहुत सारी किरणें निकलती है, लेकिन प्रतिबिंब में बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ये गोलीय दर्पण है, इसका ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। आगे बात समझ में, तो यहाँ से कोई किरणें निकलेगी, एक किरण कहाँ से जाएगी, ये वक्रता केंद्र से जाती है, वापस वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। जहाँ से जाएगी वहाँ से क्या होगी, वापस लौट आएगी। अभी दूसरी पड़ी थी, अगर इसके समानांतर कोई किरण चल रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई किरण चलेगी, टकराने के पश्चात क्या आएगी, कहाँ से निकलेगी, ये फोकस बिंदु से निकलेगी। ये वक्रता केंद्र था, ये फोकस बिंदु था, तो फोकस बिंदु से निकलेगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है, कहाँ क्रॉस हो रही है, यहाँ पर क्रॉस हो रही है। तो यहाँ क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये वस्तु है, ये वस्तु ऐसी वस्तु कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। यानी ये किरणें आपस के अंदर मिल रही है, हमें पीछे की तरफ डॉट डॉट से इसको मिलाना नहीं पड़ रहा है, आपस के अंदर मिल रही है टकराने के पश्चात। ये भी किरण टकराने के पश्चात आई, ये 2 किरणें निकली, देखो यहाँ से इस बिंदु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से निकली। दूसरी किरण कौन सी गई, यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर निकली, टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र से वो गुजरती हुई। तो 2 किरणें यहाँ से निकलेगी, तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है। तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। इस प्रतिबिंब को क्या बोलोगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को क्या बोलोगे, आभासी प्रतिबिंब। आगे बात समझ में, अगले वाले चैप्टर के अंदर हम या अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे हम गोलीय दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 2 प्रकार के गोलीय दर्पण हमने पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होगा, कौन सा प्रतिबिंब निर्माण होगा, कहाँ पर बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, दोनों घटनाओं पर पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के आधार पर और अवतल दर्पण के आधार पर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।